नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं कोशिका के अंदर की दुनिया को समझने के लिए, और वो भी यूकैरियोटिक कोशिका। हम इसके हर एक हिस्से को, हर एक पुर्जे को इतने अच्छे से समझेंगे कि नीट में कोई भी सवाल आए हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हों, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम सबसे पहले सेल के बेसिक डिजाइन को समझेंगे, फिर उसकी बाउंड्री यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे। उसके बाद सेल के अंदर की फैक्ट्री जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, और फिर उसके पावर स्टेशन की बात करेंगे। और आखिर में हम उस ढांचे पर नजर डालेंगे जो इस पूरे सेल को इसका आकार देता है और सहारा देता है। तो ठीक है, तैयार है? चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर एक यूकैरियोटिक कोशिका इतनी एडवांस्ड और खास क्यों होती है। तो देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका की सबसे बड़ी पहचान है इसका ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हर काम के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट या कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल एक बड़े घर की तरह, जिसमें किचन, बेडरूम, स्टोर रूम सब अलग अलग होता है। यही मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग और बेहतर बनाते हैं। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान देना है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का सीधा सीधा फर्क बताती है, और ये सारे पॉइंट्स नीट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। केंद्रक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और राइबोसोम का टाइप, ये सब सवाल बनकर आते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे इस सेल शहर की बाहरी सीमा पर, यानी प्लाज्मा झिल्ली पर। ये किसी शहर की दीवारों की तरह है जो कंट्रोल करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से सिलेक्टिव होती है। और यहीं पर सेल बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन कोई पत्थर की दीवार नहीं है, ये तो लिपिड के एक समुद्र की तरह है जिसमें प्रोटीन की नावें तैर रही हैं, सब कुछ लगातार मूव कर रहा है, इसीलिए इसे फ्लूइड कहते हैं। और देखिए ये कितनी कमाल की बनावट है। फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं। इनके जो हेड्स हैं वो पानी को पसंद करते हैं, तो वो बाहर की तरफ रहते हैं, और जो टेल्स हैं वो पानी से डरती हैं, इसलिए वो अंदर की तरफ छिपी रहती हैं। इसी बनावट की वजह से झिल्ली लचीली होती है और कोशिका विभाजन जैसे जरूरी काम कर पाती है। अब यहाँ एनसीईआरटी का एक बहुत जरूरी डेटा पॉइंट है। इंसानों की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज में प्लाज्मा झिल्ली का लगभग 55% हिस्सा प्रोटीन होता है और करीब 40% लिपिड। ये नंबर दिखाता है कि झिल्ली के कामों में प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है। चलिए अब सेल के अंदर की हलचल भरी दुनिया में चलते हैं। यह एक पूरा सिस्टम है, एक नेटवर्क जो चीजें बनाने, उन्हें पैक करने और सही जगह पहुंचाने का काम करता है। ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस सिस्टम की टीम में कौन-कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये सब अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इनके काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 तरह का होता है, रफ और स्मूथ, और ये फर्क बहुत जरूरी है। रफ ईआर की सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। वहीं स्मूथ ईआर पर राइबोसोम नहीं होते, तो वो लिपिड और स्टीरॉयड बनाता है। याद रखने का सीधा तरीका, रफ मतलब प्रोटीन, स्मूथ मतलब लिपिड। ये स्लाइड हमें प्रोटीन की पूरी यात्रा दिखाती है। वो रफ ईआर पर बनता है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसकी फिनिशिंग और पैकेजिंग होती है, और आखिर में उसे छोटी छोटी थैलियों यानी वेसिकल्स में भरकर सेल से बाहर भेज दिया जाता है। ये बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है ना? बिना बिजली के कोई शहर नहीं चल सकता, और हमारा सेल भी नहीं। तो सवाल ये है कि सेल को अपनी सारी एनर्जी मिलती कहाँ से है? जवाब है उसके अपने पावर प्लांट से। और ये है सेल का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाने से एनर्जी निकालकर उसे एटीपी में बदलता है, जो सेल की एनर्जी करेंसी है। और इसकी बनावट देखिए, अंदर की झिल्ली में ये जो फोल्ड्स हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, ये बस डिजाइन के लिए नहीं है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी बन सके। अब प्लांट सेल्स में एक और खास चीज मिलती है, प्लास्टिड्स। ये कई तरह के होते हैं और अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनमें सबसे मशहूर है क्लोरोप्लास्ट, जो पौधे के लिए किचन का काम करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सीधे सीधे नीट में पूछा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन ग्रैना में होते हैं और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। इन दोनों जगहों के नाम और उनके काम ये याद रखना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो सेल के पास फैक्ट्री है, पावर प्लांट है, पर इसे अपना शेप कैसे मिलता है? इसे सहारा कौन देता है? चलिए अब सेल के अंदरूनी ढांचे यानी साइटोस्केलेटन और उसकी सबसे छोटी प्रोटीन बनाने वाली मशीनों यानी राइबोसोम को देखते हैं। इस स्लाइड को तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए। एक और क्लासिक सवाल, यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80S टाइप और प्रोकैरियोटिक होते हैं 70S। यहाँ S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट, जो असल में साइज और डेंसिटी को मापता है। तो बस इतना याद रखना है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बड़े होते हैं। और ये है साइटोस्केलेटन। ये सेल का कंकाल भी है और उसकी मांसपेशियां भी। ये प्रोटीन के धागों का एक जाल है जो सेल को उसका आकार देता है, उसे मजबूती देता है और चलने फिरने में भी मदद करता है। और आखिर में ये टेबल, ये एक परफेक्ट चीट शीट है प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच के अंतर को याद रखने के लिए। सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेंट्रियोल, ये वो 4 बड़े अंतर हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जब हम अपने इस सफर के अंत में पहुंचते हैं तो एक सवाल मन में आता है। हम कहते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई है, लेकिन उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल हैं जिनका अपना खुद का डीएनए है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हर एक यूकैरियोटिक कोशिका अपने आप में एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और खूबसूरत दुनिया है। जीवन की कहानी इसी छोटी सी दुनिया से शुरू होती है।